1811-4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। नमस्कार, धन दौलत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रांजल शर्मा। पिछले कुछ हफ्तों से हम आपको बताते आए हैं निवेश और इनकम टैक्स से जुड़े मुद्दे, उनका मसला जो है हम सुलझाते आए हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे एक और अहम मुद्दे की, वो है ग्राहकों के हक की। अक्सर देखा जाता है कि ग्राहकों के हक का हनन हुआ जाता है। जब आप कुछ सामान खरीदते हैं, आपको गुमराह किया जाता है, आपके पास जो सामान है वो ठीक नहीं होता। उस स्थिति से कैसे निपटें, इस पर हमारे खास शो है। और चर्चा में मेरे साथ रहेंगे श्रीराम खन्ना जी, जो संचालक है नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के और मैनेजिंग एडिटर है वॉइस मैगजीन के, जो भी कंज्यूमर के हितों की रक्षा करती है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट, जिसमें हमने बताया कि कौन कौन से कानून हैं जो ग्राहकों के हक की रक्षा करते हैं। कहने को तो कंज्यूमर इज किंग या ग्राहक भगवान होता है, लेकिन हकीकत तो ये है कि कदम कदम पर उसके अधिकारों की अनदेखी की जाती है। ऐसा नहीं है कि इनसे निपटने के लिए कानून नहीं है। भारतीय संविधान में तकरीबन 7 ऐसे कानून हैं जो ग्राहकों के अधिकारों की गारंटी देते हैं, जिनमें मुख्य हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यानी कोपरा ये सुनिश्चित करता है कि ग्राहक को चुनने, सुरक्षित रहने, जानकारी पाने और शिकायत करने का अधिकार मिले। इसी कानून के तहत वो ज्यादा दाम या असुरक्षित सामानों के खिलाफ भी अपनी आवाज उठा सकते हैं। साथ ही ग्राहकों को कालाबाजारी से बचाने के लिए जरूरी सामानों की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए भी खास कानून बनाया गया है। इसके साथ मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट के तहत भी ये ख्याल रखा गया है कि कोई कंपनी अपनी मनमानी ना कर पाए। इतने सारे कानून होने के बाद भी ग्राहकों के हितों से खिलवाड़ की घटनाएं आम हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम में से अधिकतर को या तो अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं, या फिर कानूनी झंझट के डर से हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाते हैं। लेकिन ग्राहकों के हकों की कानूनी लड़ाई इतनी मुश्किल भी नहीं। ग्राहकों की शिकायतें सुनने के लिए हर जिले में डिस्ट्रिक्ट रिड्रेसल फोरम का गठन किया गया है। अगर मामला यहाँ नहीं सुलझता है तो ग्राहक स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन और फिर नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन जा सकता है। यहाँ वो सामान के दाम या सामान को बदलवाने के लिए तो अपील कर ही सकता है, साथ ही वो खराब सामान या सर्विस के चलते हुई शारीरिक और मानसिक परेशानियों के एवज में मुआवजे की मांग भी कर सकता है। तो ग्राहकों के पास अधिकार तो हैं, जरूरत है तो इन अधिकारों को जानने की और इस्तेमाल करने की। सिल्की वाधवा, दिल्ली, आज तक। ग्राहकों के हक की रक्षा करने के लिए कानून तो है, लेकिन उन कानूनों का किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, आपको चलिए बताते हैं कौन कौन से हक है जो बहुत ही बुनियादी अधिकार हैं। जो भी प्रोडक्ट्स आप खरीदते हैं, उससे अगर आपको कोई भी खतरा है तो उसकी जानकारी आपके पास जरूर होनी चाहिए। चुनने का अधिकार है, आप जब जाएं तो आप कुछ भी मांग सकते हैं। चुनने का अधिकार है, कोई भी दुकानदार या कोई भी कंपनी ये नहीं कह सकती कि हम आपको सिर्फ ये देंगे और कुछ नहीं देंगे। विकल्प आपके पास है। जानकारी का अधिकार है, गलत जानकारी, गुमराह करने वाले विज्ञापन और गलत लेबलिंग से भी सुरक्षा है। यानी जो सारे कानून हैं इन सब मुद्दों पर बने हुए हैं और उपभोक्ता अधिकारों के हनन पर सुनवाई का भी आपको हक है। एक समय था जब इस तरह के अधिकार नहीं थे, कानून नहीं थे। अब जब कानून आ गए हैं तो काफी फर्क पड़ा है। श्रीराम जी, ये जो कानून आए हैं इसके बारे में लोगों को कितनी जानकारी है? देखिए, अपना देश बहुत बड़ा देश है। इसमें कई भाषाएं और कई तरह के लोग जगह जगह पर रहते हैं। सारे देश में उपभोक्ता जागृति आ गई है ऐसा नहीं है। उपभोक्ता जागृति जो है वो बड़े शहरों में भी कुछ लोगों के अंदर आई है और अभी बहुत करना बाकी है। कानून तो बन गए हैं, परंतु जिनके लिए कानून बना है यदि उसका वो फायदा नहीं उठा पाते तो वो ना बनने के बराबर मानते हैं। आइए देखते हैं, जिस तरह से बता रहे हैं श्रीराम जी, कानून तो है लेकिन जानकारी कम है, इसलिए हमने शो भी आपके लिए बनाया है। क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए? जैसे आप कुछ सामान खरीदते हैं तो लेबलिंग बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम मुद्दा है। यहाँ पर आप जो भी सामान खरीदिए उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट होनी चाहिए, तारीख होनी चाहिए, एक्सपायरी की तारीख होनी चाहिए और ऐसी तारीख लिखी होनी चाहिए कि आपको पता चले। कई बार आपके तजुर्बा यहाँ रहा होगा कि आपने कुछ खरीदा लेकिन ना तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग की तारीख दिख रही है, ना एक्सपायरी की डेट दिख रही है। कीमत और न्यूट्रिशनल वैल्यू, अगर खाने पीने का सामान है, निर्माता का नाम पता, जैसे कोई भी दिक्कत हो तो आप पता कर सकें कि किसने बनाया है और उसकी जिम्मेदारी उस पर हो, और सामान की मात्रा और
वजन भी उसमें लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि दाम जो होता है वो मात्रा और वजन के साथ जुड़ा होता है। ये नहीं कि एक ही मात्रा पे अलग अलग दाम लगाए जाएं, ये कंपनी नहीं कर सकती है। साथ ही दाम और वजन के बारे में अगर आपको और बताएं, सर्विसेज और सामान लेने पर बिल जरूर ले लें। बिल में सामान की कीमत, दुकान का नाम और पता और टैक्स का ब्यौरा होना चाहिए। कई बार कच्चा बिल दे दिया जाता है। जी हाँ, कई बार लगता है कि हाँ आसानी है, जल्दबाजी में आप कच्चा बिल ले लें, लेकिन अगर कोई दिक्कत हो गई तो वो बिल ही आपके काम आएगा। कच्चा बिल है, अगर दुकानदार का नाम या कंपनी का नाम नहीं है, आपको दिक्कत जरूर होगी। पैकेज और सील सामानों में भी MRP लागू होता है। बाकी जो खुला आप सामान खरीदते हैं उस पर MRP लागू नहीं होता है। दवाइयों पर सितंबर से लोकल टैक्स नहीं है, सिर्फ MRP है। सामान में कंटेनर का वजन भी शामिल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर श्रीराम जी आपसे जानना चाहूंगा, कई बार देखा जाता है लेबलिंग के तहत दाम और वजन जो है उसमें कुछ जानकारी ऐसी होती है जिससे ग्राहकों को गुमराह किया जाता है। ऐसे में आपका क्या तजुर्बा है? देखिए, लेबलिंग के जो प्रोविजंस हैं डिफरेंट कानूनों के तहत बने हैं। जैसे कि खाने के सामान पर अभी जो कुछ साल पहले कानून बना है वो है कि आप ये वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, ये कंपल्सरी लिखा होगा। जो शाकाहारी भोजन है उस पर ग्रीन डॉट लगा है और जो मांसाहारी है उस पर रेड डॉट लगा है। हर खाने के डब्बे के ऊपर ये, और भारत ही एक ऐसा देश है दुनिया भर में जहां ये प्रावधान है। फिर अगर खाने की चीज है तो न्यूट्रिशनल वैल्यू, एक्सपायरी डेट, MRP, ये सारी MRP के साथ कई बार लोकल टैक्सेस दिखाया जाता है। कई बार जो सामान खरीदा जाता है MRP कुछ लिखा होता है, लेकिन जब खरीदा गया कुछ और होता है। ये क्यों होता है? ऐसा है, MRP छत है, यानी कि इससे ज्यादा कोई दुकानदार नहीं ले सकता कन्याकुमारी से कश्मीर तक। पर हाँ, अगर फैक्ट्री उसकी गुड़गांव में है और माल दिल्ली में बिक रहा है तो उसका खर्चा कम है, तो MRP से कम बेच सकता है, ज्यादा नहीं बेच सकता। इसीलिए जो स्मार्ट कंज्यूमर होता है वो जब दुकान पे जाता है तो वो MRP से कम नेगोशिएट करता है कि भैया इसमें 2 रुपया कम कर दो। वो नहीं करता तो दूसरी दुकान पे जाता है, और अगर 4 दुकानों पे जाएगा तो एक आध दुकानदार उसको कम कर देगा। जी, आगे देखते हैं कि किस किस तरह के छुपे खर्चे होते हैं। जिस तरह से बता रहे हैं श्रीराम जी कि MRP जो होता है वो सबसे ऊंचा दाम होता है, उसके अंदर ही आपको लेना चाहिए, उससे ज्यादा पैसा नहीं दिया जा सकता। तोहफे का दाम खरीदे सामान में शामिल नहीं हो। कई बार प्रमोशनल स्कीम्स होती हैं जहां कहा जाता है कि आपको तोहफा भी दिया जा रहा है, लेकिन इसमें होता है कि आपके पास 10,000 का टीवी के साथ आपको 2,000 का म्यूजिक सिस्टम दिया जा रहा है, लेकिन आपको उस टीवी के लिए 12,000 रुपए आपसे मांगे जाए, यानी दोनों का पैसा शामिल है, लेकिन आपको एक आभास दिया जा रहा है कि ये आपको फ्री दिया जा रहा है। इसलिए आपको इस पर ध्यान रखने की जरूरत है। एक खरीद से पहले दूसरी जरूरी नहीं, यानी अगर आप कुछ खरीदना चाहें, आपको कोई भी कंपनी दुकानदार ये बाध्य नहीं कर सकता कि पहले आप ये खरीदें तभी हम आपको ये देंगे, नहीं तो हम आपको ये नहीं देंगे। ये भी कानूनन गलत है, आप इसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। श्रीराम जी, ये देखा जाता है कि जो प्रमोशनल स्कीम्स होती हैं उसमें दाम बढ़ाकर फिर डिस्काउंट दिया जाता है, या एक के साथ फ्री में भी पैसा जोड़ दिया जाता है। ऐसे में ग्राहकों को आप क्या चेतावनी देंगे? देखिए, सोच समझ के, माप तोल के, खोजबीन करके जेब से पैसा निकालिए। पूरी दुकानों में घूम ली। आप अगर मान लीजिए आप दिल्ली में हैं और आप कनॉट प्लेस में दाम पूछ रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि सारी दिल्ली में इस दाम पे मिल रहा है। अगर आप शाहदरा में जाएंगे उसी चीज को खरीदने, या पश्चिम दिल्ली में जाएंगे या किसी और मार्केट पे जाएंगे, तो हो सकता है उससे कहीं कम दाम पे आपको चीज मिल जाए। और अगर आप अपना पैसा बचाना चाहते हैं और क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, चीज वही की वही होगी 100%, तो आप ऐसी जगह ढूंढिए जहां कम से कम MRP से नीचे आपको मिले। चाहे आप रेफ्रिजरेटर खरीद रहे हो, और गाड़ियों में भी ये होता है। अब 4 डीलर हैं, वहां पे भी आप जाके एक तरह से तोल मोल कर सकते हैं। नहीं, आप भाव पूछिए, ये चीज मुझे खरीदनी है, ये मॉडल है, क्या कितने का है ये, फिर दूसरी दुकान पे, फिर तीसरी पे, थोड़ा समय आपका लगेगा। तो जिस तरह की प्रमोशनल स्कीम्स है वहां पर भी आपको ध्यान रखना होगा कि जो आपको दिया जा रहा है उसके दाम पहले से बाजार में जो है आप तय कर लें, पता कर लें, जिससे आपको किसी तरह से गुमराह नहीं किया जा सके। प्रमोशनल स्कीम में काफी धांधली होती है, कुछ कंपनियां नहीं करती हैं, लेकिन अधिकतर धांधली हो ही जाती है। यहाँ पर लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बताएंगे कि गारंटी और वारंटी में क्या फर्क होता है, और अगर आप शिकायत करना चाहते हैं तो शिकायत कब करें और कैसे करें। देखते रहिए धन दौलत। धन दौलत में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम आज बात कर रहे हैं ग्राहकों की हक की, किस तरह से गुमराह किया जाता है। अलग अलग स्कीमें होती हैं, लेकिन अगर आप शिकायत करना चाहते हैं तो आप कैसे करें।
अब बात करते हैं गारंटी और वारंटी की। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीराम खन्ना जी, जो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के संचालक हैं। हमको सलाह दे रहे हैं, ग्राहकों को सलाह दे रहे हैं उनके हक के बारे में। वारंटी, हर सामान की अलग वारंटी होती है और साथ में गारंटी जो होती है वो सामान पुर्जे बदलना या सर्विस पे होती है। इसका जो बुनियादी फर्क है इसको आप जरा बताएं। कई बार गारंटी और वारंटी में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। आपने सोने की ज्वेलरी खरीदी और दुकानदार कहता है जी ये प्योर गोल्ड है 99.9%, ये मेरी गारंटी है, अगर आपको खोट हो मिले तो मैं जिम्मेवार हूं, मैं बदलूंगा। इसका मतलब यह कि यदि उसमें खोट हुआ तो वो बदल के देगा आपको, ये गारंटी हो गई। वारंटी, आप मोटरसाइकिल खरीदते हैं, जब आप जाते हैं पैसा उसको देते हैं तो वारंटी कार्ड देता है, उसमें शर्तें लिखी होती हैं 1 2 3 4 5। वारंटी का मतलब यह है कि जो उसमें लिखा हुआ है उससे वो बाध्य है। आपने मोटरसाइकिल बाड़मेर जिले में पानी में चला दी, पानी इंजन के अंदर घुस गया, इंजन सीज हो गया, मैन्युफैक्चरर बोलेगा कि साहब ये वारंटी है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के अगेंस्ट, मेरी मोटरसाइकिल में कोई खराबी है तो मैं ठीक करूंगा, आपकी लापरवाही के कारण यदि कोई नुकसान हुआ है तो आप इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो वारंटी की टर्म्स जो है वो बहुत नियमित और रिस्ट्रिक्टेड होती है और हर मैन्युफैक्चरर अपने आप लिखता है उसको। तो यह फर्क है गारंटी और वारंटी का। जैसे पंखा खरीदिए, कोई खराबी होगी कोई सवाल पूछे बिना मैं बदल दूंगा, ये कंपनी ने कुछ साल पहले ऐसा कहा था, वो गारंटी है। आपको रंग पसंद नहीं आया, आवाज करता है, पूरी हवा नहीं देता, आप कुछ भी कहेंगे उसको वापस देंगे, वो बदल देगा, कोई सवाल नहीं करेगा। गारंटी और वारंटी का यह फर्क है। कुछ उद्योगों में जैसे बैंकिंग और इंश्योरेंस में, इलेक्ट्रिसिटी में बिचौलिए सरकार ने बैठाए हुए हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। बैंकिंग में ओम्बुड्समैन है देश भर में, आपको किसी बैंक से कोई प्रॉब्लम है और आप एक उपभोक्ता हो तो बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम में आप बैंकिंग ओम्बुड्समैन को शिकायत कर सकते हो, कचहरी जाने की जरूरत नहीं है। वही हम बता रहे हैं इन ग्राफिक्स में, अगर आप शिकायतों पर अमल कैसे होता है कंज्यूमर कोर्ट में, जिस तरह से श्रीराम जी बता रहे हैं, शिकायत ग्राहक जब करता है तो उसकी जांच होती है, डायरेक्टर जनरल उसकी जांच करता है। आपके पास अलग अलग लेवल पे जाने का हक है, लेकिन जैसे बताया सबसे पहले कंपनी के पास जाएं, जिस कंपनी से आपको शिकायत है, उसके बाद ही आप कंज्यूमर कोर्ट में जाएं। अलग अलग तबका है, अलग अलग लेवल है, लेकिन हर समय जो भी आप शिकायत करें, जो भी आपने कागजी कार्रवाई की है कंपनी से, कोर्ट से, और जो आपकी खरीद का सबूत है उसको जरूर रखें। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो और बताएंगे आपको कि जब आप शिकायत करने जाते हैं तो आपको कौन कौन से कागजात की आवश्यकता है, और साथ ही आपको अगर हर्जाना मिले, कॉम्पनसेशन मिले तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखते रहिए धन दौलत। धन दौलत में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं ग्राहकों के हक की और इस चर्चा में मेरे साथ हैं श्रीराम खन्ना, जो संचालक है नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के। यहाँ पर आपको बता दें कौन कौन से आपको कागजात चाहिए अगर आप शिकायत करने जाते हैं। यहाँ पर नुकसान का सबूत होना चाहिए, शिकायत के लिए बहुत जरूरी है, साथ ही शिकायतकर्ता का नाम और पूरा पता होना चाहिए। श्रीराम जी आपसे जानना चाहूंगा कि किस लेवल पे जाना चाहिए, कोर्ट में भी जाने की बात होती है तो पहले कचहरी में तो देखिए भगवान लोगों को दो चीज से बचाए, एक कचहरी से और एक अस्पताल से, पर मजबूरी हो तो जाए। मजबूरी कब होगी उपभोक्ता को कि कंपनी उसकी बात नहीं सुन रही है, उसने बातचीत कर ली है, कंपनी ने कहा जी जो करना कर लो। फिर कुछ इंडस्ट्रीज में जैसे इंश्योरेंस, बैंकिंग, बिजली, कई प्रदेशों में बिजली जो रेगुलेटरी कमीशन हैं उन्होंने डिस्प्यूट रिड्रेसल के लिए फोरम बनाए हुए हैं, और वहीं जाइए आप। और कुछ जगह पे जैसे ड्रग्स के लिए ड्रग कंट्रोलर्स हैं हर स्टेट के अंदर, एमआरपी के लिए वेट्स एंड मेजर्स वाले हैं, फूड अडल्ट्रेशन के लिए ऑफिसर्स हैं गवर्नमेंट के, उनको शिकायत कीजिए। अगर कुछ नहीं होता तो तब कचहरी जाइए, और तभी जाइए जब एसेंशियल हो, क्योंकि वहां भी समय लगेगा। जिस तरह से बता रहे हैं कि आप कोर्ट में अगर जाएं तो तभी जाएं जब बाकी सारे जो आपके विकल्प है वो खत्म हो गए हों। शिकायत करते समय आप ये ध्यान में रखें कि शिकायत साफ तरीके से लिखी जानी चाहिए। शिकायत सिर्फ हिंदी या अंग्रेजी में ही लिखी जा सकती है, और साथ में शिकायत दर्ज करने वाले का नाम, ओहदा जरूर नोट करें। शिकायत करने की तारीख, समय और शिकायत नंबर भी आपको लिखना पड़ेगा। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि बिल नंबर, कंपनी का नाम, मॉडल नंबर, बैच नंबर, वारंटी कार्ड नंबर वगैरह जरूर दें। इन सब को आप जरूर रखें। जो भी आप खरीद करते हैं, छोटी से लेके बड़ी खरीद तक, उसमें खाने के सामान की छोटी सी भी चीज आप खरीदते हैं तो उसका बिल होना चाहिए। अक्सर नहीं लिया जाता है लेकिन बिल होना चाहिए।
शिकायत की फोटोकॉपी भी आपके पास रहनी चाहिए, लेकिन अगर आपके पास ये सबूत हो तब आपकी शिकायत की सुनवाई होगी और आपको हर्जाना भी मिलेगा और कंपनी को सबक भी मिलेगा कि वो इस तरह का सामान गुमराह करके आपको नहीं बेच सकते हैं। शिकायत के लिए एक्नॉलेजमेंट भी इस पर जरूरी है। तो यहाँ पर आपका जो तजुर्बा है, जिस तरह से शिकायत की जाती है, सबसे बड़ी गलती ग्राहक शिकायत करते समय क्या करते हैं? देखिए, कोई भी चीज खरीदे जिसमें आपको प्रॉब्लम कभी हो सकती है ऐसा अंदेशा हो, उसकी रसीद जरूर ले लें। उसके ऊपर पूरा नाम पता, चीज क्या खरीदी है और कोई स्पेशल टर्म्स उसने एग्री करी हैं बेचने वाले ने तो लिखवा लीजिए कैश मेमो पे, भैया लिख दे इसके पीछे या ऊपर अपने हाथ से। वारंटी कार्ड लेते हैं तो उसको साइन करके और उसका एक पार्ट उनको वापस देना है तो दे दीजिए, जो भी वारंटी में लिखा है। तारीख और जो डीलर है उसका कई बार होना जरूरी है। कहते हैं जी डीलर से मोहर लगवाओ, तो मोहर लगवा के साइन करवा लो, ठीक है, और इसकी कॉपी अपने पास रखो, अगर देनी भी है कंपनी को वापस। तो सारे सबूत और कागजात जरूर होना चाहिए। अंधी होती है, उसको सिर्फ सबूत दिखाई देते हैं। तो श्रीराम जी ने बताया जिस तरह से अगर आप शिकायत करने जाएं तो 3 शब्द हैं, सबूत सबूत सबूत। आपके पास सारे सबूत रहने चाहिए। आपको किस तरह का मुआवजा मिल सकता है आपको दिखाते हैं। पुराने सामान के बदले आपको नया मिल सकता है, यानी आपने कुछ खराब लिया हो तो उसको रिप्लेस किया जाएगा। सामान को ठीक कराना कंपनी के खर्चे पर होगा या डीलर के खर्चे पे होगा। सामान के दाम का वापस होना, अगर आप नहीं चाहते हैं वो खरीदना तो कंपनी और या डीलर आपको पैसा वापस करने के लिए भी बाध्य है और खर्चे का आपको मुआवजा भी मिलेगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं इसमें सबसे बड़ी है कि ये तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, परंतु आपको यदि आप मेडिकल सर्विस में हैं और आपका कोई नुकसान हुआ है किसी की नेग्लिजेंस के कारण, लापरवाही के कारण, तो मुआवजा मिलेगा। आपको मेंटल टेंशन हुई है उसके लिए मुआवजा आप मांग सकते हैं। आपको करियर में नुकसान हुआ है, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कुछ कर देते हैं लापरवाही, तो उसका भी मुआवजा आप मांग सकते हैं। ये मुआवजा लेकिन जब कोर्ट कचहरी में जाया जाएगा या कंज्यूमर कमीशन में जाया जाएगा तब वहां पर आपको अपनी पिटीशन में लिखना पड़ेगा कि इसके कारण ये मुझे हुआ है सामान का नुकसान और ये दूसरा नुकसान। आपको 20 बार टैक्सी में आना जाना पड़ा, टैक्सी का बिल लिखिए, तारीख लिखिए, आपको 200 पेज टाइप करवाने पड़े, तो कागज का और पोस्टेज का खर्चा लिखिए, एक एक खर्चा, एक एक पाई का खर्चा अपनी पिटीशन में लिखिए और बोलिए कि ये 100 रुपए की चीज खरीदी और 1000 रुपए का नुकसान हुआ। मांगना आपका काम है, देना कचहरी का काम है। ज्यादा मत मांगिए, क्योंकि मैंने देखा है लोग लालच करते हैं, अरे मांग लो, कपड़े उतार लो। नहीं, आपको कंज्यूमर जो जायज है, जो वाजिब है, वही आप मांगे, नाजायज चीज नहीं मांगे। श्रीराम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सलाह दी हमारे दर्शकों को। ग्राहकों के हक के बारे में हम बात कर रहे थे। So is it actually an advantage consumer? To discuss that in the studio, we have a very special, very appropriate guest, Professor Sriram Khanna, who is the managing editor of Consumer Voice. Welcome to the studios, Professor. Let me just begin by asking you, we've all heard that saying, haven't we? Consumer is king, but is he really now? Well, it's lip service actually, because consumers get the raw end of the stick. They get a bad deal all the time. Why do they have to go to court? Because companies treat them with a word I won't use, the 4-letter word. All right. So when companies treat their customers as that 4-letter word, they get angry. And when they get angry, they have to do something about it. And understandably so. Of course, because if they're spending their hard-earned money and they are being misled or they are being undersold or they are being, conned into doing something, they get very angry, whether it's 10 rupees or it's 100,000 rupees. And when they get angry, they need redress. They expect a company whose managing director is enjoying, a huge pay packet, who's got a Bentley outside his house, who goes for vacation to the Bahamas. But doesn't care about his consumer. But he has to care about his consumers. And if he cannot keep his consumers happy, he's not going to have that Bahamas vacation for long. I like the way you put that. But when you're talking about these amendments to the Consumer Protection Act of 1986, what really are we talking about here? See, we are talking about making the law deliver justice in a much quicker and cheaper fashion. Consumer courts are alternative dispute redressal forums. Exactly. They're not regular courts. But the way it has gone up, the cases has gone up, it needs, and of course, because when lawyers come in, then justice is normally a casualty because it's going to be delayed. Because lawyers like to, take time and there's litigation that's going on. But I would like to really say that these amendments which have been drafted under the leadership of Mr. Man Singh, who just spoke. He's the Secretary of the Ministry of Consumer Affairs and who's retiring at the end of this month. My hats off to him because he's done a damn good job. He has actually, brought in a number of issues into the consumer law amendments
through a working group that was set up some time ago that is going to make life easier for consumers. But as a consumer, I wouldn't like to advise a consumer to actually go to court. All right, what would you advise them to do? I would ask them to vent their anger at the tier 1. What is tier 1? The guy who sold you the stuff. Whether he's a distributor or a dealer. So go directly to him. Go directly to him. He will say no. Okay, he'll say go. F4. Okay. Then you go to his boss. Who is his boss? He's the boss of the company that is selling this. But he is not manufacturing it. There's somebody, a wholesaler is behind him, and then so you've got a whole chain. You got a whole chain. It's a value chain. So you have to go back in that value chain in tier 1, and until the managing director of the company that produced the product or the services says no and slams the door in your face, persist with him. Call him, email him, fax him, ring his bell if he is in your same city. So no lawyers. Throw tomatoes at his house if you have to. And but I wonder how many people would actually get down to doing that. But we have a National Consumer Helpline at the University of Delhi who's going to give you the addresses of these people. So you can actually call them, email them and fax them. So my advice to consumers is, you get angry, instead of just rushing to the court, use tier 1, and tier 1 is use all the rotten tomatoes and eggs at the guy who's actually making money from your transaction. Professor, we'll ask you about tier 2 also, but we'll tell our viewers a bit about how really the statistics stands. Now, if you're going to file a consumer complaint, you need to follow certain rules and regulations. We'll also ask the professor about these. Now, some of these, for instance, well, you need to pay 100 rupees by demand draft or a postal order for a claim of up to 20 lakh rupees. Cases in consumer courts are meant to be disposed of within 90 days. But where the testing of a sample is involved, cases must be disposed of within 180 days. However, when you talk about in practice cases, like we all know, take anywhere between 3 to 5 years. The first consumer court in the country was set up 18 years back. Now, over the years, cases have been piling up, with Uttar Pradesh heading the list of states with the highest number of pending cases. Then the other states, you have Gujarat, you also have Maharashtra, along with Rajasthan, that follows the above two. Let's now bring up the numbers. The total numbers, in fact. First, consumer disputes at the district level. More than 22 lakh cases have been filed till the 24th of August, and nearly 2,12,000 cases are still pending. Much fewer cases have been filed with the state commissions. Less than 4 lakh cases in all, but more than 1 lakh are pending, which means, just very simply put, in all, more than 3 lakh consumer disputes are awaiting judgment. So then, we have the number of cases before us. It just puts to strength the fact that you have been saying that we shouldn't actually go to lawyers. No, we should not go to lawyers as the first instance. Court is the tier 3. So I told you about tier 1, the company. So what happens to tier 2? Tier 2 is in between the court and the company. Now, in some industries, fortunately, like insurance, like banking, the government has created mechanisms called the ombudsman. There's an ombudsman. If you have an insurance problem, better go to the ombudsman. And if you are not satisfied, then only go to the court. In case of a credit card problem, debit card problem, internet banking, savings account, or problems with home loans or all kinds of loans with banks, you should go to the banking ombudsman. And only if you're not getting a solution should you go to a court. So there is, of course, a dearth. For example, telecom has no tier 2. Millions of people who are buying cell phones have problems with their companies, and they are hardly resolved, and we are asking the TRAI to set up a telecom ombudsman like banking and insurance. So we need, I would like to appeal through this program to the government that there should be an ombudsman for every industry that deals with consumer goods and services. Otherwise, you are going to have to go to a court which already has cases pending and which are not going to be settled in 5 years. So when you're talking about consumer courts, they're not really different from the kind of law courts that you have for justice. Oh, no, there's a big difference. In the normal law courts, what will take 3 years here will take 10 years there. Okay. So you're still better off. Comparatively speaking. But 3 years is 3 years. 3 years is Are you going to, take your cell phone company to court because you're angry at additional charge of 220 rupees? Well, you might do so, but then over time, if it is going to take 3 years, you're not going to do it. So we need tier 2 mechanism, and we also need to find a way to, take lawyers out of this. Because these are disputes between the customer and the company. So how really do you fasten this whole procedure up, even if you're talking about courts, even if you're talking about the involvement of courts? The only way to fasten it is to make sure that there is an international standard. It's called ISO 10002. And this has been adopted by the Bureau of Indian Standards. It's now a national standard, ISO 10002. It tells a company how to organize its internal redressal mechanism, which means every company's board of directors, it should be made obligatory for them to have an internal redressal system, that before a person even thinks of going to a court,
you should be able to address, and you should... Right, Professor. Yeah. Professor, we'll continue this discussion in just a bit. You don't get cheated. We'll tell you how not to get cheated when we come back in just a bit. Stay right here with Biz Today. Welcome back here with Consumer is King. Now that's exactly what we're covering on Biz Today. Now if you're talking about how really do you want to file a consumer complaint, well, it has traditionally meant the seeking of help of a consumer protection group. Now these are the NGOs which take up the cudgels on your behalf. But then how about going through an industry body which may have the other party as its member? FICCI has created a first of its kind interface between the industry and the consumers, and it has been designed with your interests in mind. It's called FICCI Alliance for Consumer Care, and it's the first initiative of its kind in the country. The first time an industry body has created an interface between the industry and the consumers. FICCI calls it a dedicated center for promotion of responsible business for consumer satisfaction. The important thing for you to know is that you can now approach this cell for redressal of your grievances as a consumer. If you have any grievance, you can approach this cell, which in turn would write to the company concerned. If required, the cell will also call the company's representatives for sorting out the issue. The idea is to cut short the litigation route followed in the consumer courts and facilitate quick redressal of consumer complaints. FICCI is better placed than other consumer forums simply because its members include most of the leading manufacturers. So it is likely to have greater influence over the companies involved in case of consumer grievances. You can even file your complaint online. This is a body, it's a forum. Anybody can approach us through the portal or write to us or come to us. We have dedicated a separate office right on our ground floor. Anybody can walk in with a complaint, and thereafter the actions will start. We are seeking the support of the industry, and since industry is our member bodies, we certainly believe that it will be our responsibility to try and ensure that fair justice is done to the consumer for his complaint. FICCI Alliance for Consumer Care will only act as an intermediary. It will take up your grievance for redressal and approach the companies concerned. However, it does not have any authority to make even guilty companies act in any particular manner. The cell will formulate a charter for business-consumer relationship. It also plans to train personnel from the industry to handle consumer-related issues and consumer rights. But for that, the companies will have to become signatories of the FICCI Charter. No company, however, has yet shown interest in signing the charter. While the industry body FICCI has taken the first step towards consumer grievance redressal, it may not be enough because the consumers need to know how this organization functions and from where does it function. And the industry has to take steps towards this direction also. Kumar Deep, Headlines Today, New Delhi. So it's not only the consumers, not only the merchants, but also the industry that has to put steps in place. Now let's go over to Mr. Praveen Valecha, who's the COO with Hire Appliances. Mr. Valecha, thank you so much for joining us on the program. Let me just begin by asking you, is your consumer king for you? Yeah, the consumer is the ultimate king for us, and to take care of those consumers, we have a multi-language program where we are online available for a toll-free numbers for any of those grievances. And we have a dedicated call center with a 24 hours online. But Mr. Valecha, when you're talking about call centers, all of us know about the kind of time delay that we're actually talking about. We're not obviously talking about an immediate redressal of the consumer's problems. Definitely there is a gap which needs to be filled in, but you can always work as a complete package in terms whenever a customer complaint comes, it has to be addressed immediately. That's what we train to our people who are dedicated. Also, in our resources, we have kept 4 dedicated personnel to online as well as, answers within 24 hours to those consumers with the complaint process. But I still admit that there is definitely a gap which comes regarding the addressing of the complaint. Well, that's a job half done, Mr. Valecha, isn't it? At least you're admitting to that gap. But when you're talking about this gap, how do you actually propose to fill up this gap that you're talking about? See, right now, I think there's no other way instead of increasing the manpower who can look into these complaints, and also on, the more interactive sessions with the consumers in terms of online redressal of the problems, like, various of the websites, they gives online answer for 24 hours. I think one of those ways is very quick, plus opening a small service centers across the country
addressing those is another way of doing that. And I think the Indian infrastructures and the other companies are getting ready to get these things done very fast. And I think the way the market is growing, the way the Right, market Mr. is Valecha, moving- very briefly, when you talk just particularly about hire, when you get any kind of problem from you consumers, what's the first thing that you do? The first thing is, if it is regarding the product, we need to replace that product immediately. One, if it's in terms of service, we take the corrective actions in terms of the concerned officials or concerned person. So there are, multi-different programs for multi-different kinds of complaints. And our CEO and MD is always on copy of all those address and the complaints. So top management is also involved in addressing the problem. Right, Mr. Valecha. Mr. Valecha, pleasure talking to you. Thank you so much for joining us on Base Today. Professor, we'll get your inputs on this entire thing, what Mr. Valecha had to say. In just a bit, we'll take a bit of a breather and come right back. Stay with Headlines Very Today. good, yeah. Well, the consumer may be king, but there are times when you do get cheated out of the stuff that you buy. Now, if you're talking about dissatisfaction with the product that you've bought, well, don't blame the urge to splurge. After all, it makes eminent sense to shop while the discounts are on. But what do you do if the product turns out to be faulty? Again, do not despair. Help may be closer at hand than you actually realize. Here's more on it. It pays to be a smart shopper. You don't just get the best deals, but also secure yourself against possible disappointment and harassment. You buy a product because you like it at that price. But what if the product turns out to be faulty? Even if the value involved is small, you must register your complaint. This is the only way to make manufacturers and service providers more accountable. Being a smart shopper helps in such cases. If you retain the bills for all items you have purchased, you will have the proof of purchase of any product that turns out to be faulty. Make sure you retain the wrapper as well, because it will contain the batch number of the product and date of manufacture. Most companies display names and contact numbers of their consumer grievance redressal officers on their websites. Make use of this information and contact the company or the service provider concerned. When you file a complaint, make sure you get a receipt from the company acknowledging receipt of the faulty product if you submit any. If everything else fails, approach a consumer protection cell. And don't forget to get the complaint number. You can simply go to the consumer court with a complaint, mentioning all the detailed facts and what was the defect in the product. A requisite court fee also to be paid along with, and file your affidavit also, and the documentary evidence, whatever he has, the complainant has with him. Like other courts of law, consumer courts get many more cases than they can handle. So be prepared to fight it out over the long term. But approaching a consumer court is much easier. You can file your complaint with the District Consumer Commission or State Consumer Court or Central Consumer Court, depending on the scale of the issue. In most cases, you will be allowed to defend your case yourself if you can't afford a lawyer. With Kumar Deep in Delhi, Preeti Dahiya, Headlines Today. Well, seeking redressal, what exactly is the process that's going to make that easier? Professor, you're talking to us about the ISO 2002. What really is that and how will it actually help this entire process? ISO 10002 is a standard that tells companies on how to deal with customer complaints, how to set up a system inside your company, right from the point when a customer comes to you with a complaint till you have disposed of or you have told him you can't do it. It requires certain ingredients like understanding, like disposal in time, like responding to the customer. Now all these things come only when the company top management is committed. I am very sorry to say that most companies in India do not follow ISO 10002. It's not only an international standard. Today it is a national standard. ISO 10002 must be followed by consumer goods companies, and they must have internal redressal systems to deal with. You can't just engage a call center and ask him to deal with the customer. That's exactly the point, because that complaint is actually not being addressed. That's exactly what I'm saying. So companies are taking the shortcut because they assume that the customer is a moron and you can deal with him in any way. I used, the 4-letter word, which I don't want to use again, but that's precisely why I used it, because they are not treating the customer with respect. They have not set up a system that can address. So I welcome, bodies like FICCI,
who are going to get involved in this. So that will actually be beneficial for the customers when FICCI steps in. If FICCI is able to persuade its members to follow 10,002, but if the companies don't listen to FICCI, then we are... So how much of a say do you think FICCI would actually have over its members? It's actually persuasion 25% and consumer pressure 75%. So if consumers start getting angry and throwing rotten tomatoes and rotten eggs at the doors of the managing directors of the companies who are causing them this trouble, then I think things will, you know... Well, that's taking things into your own hand, but when you're talking about... It's not an offense to throw a tomato or an egg. You are just expressing your feelings. But I'm sure there are other ways of going about it. All right, yes. one perspective... No, if a company does not reply to your letter, doesn't take your calls, does not appoint an officer to listen to you in person, what else can you do except use tomatoes and eggs? And I'm sure you can get them free outside many shops, you know, all the tomatoes. No redressal grievances against that. Professor, thank you so much for joining us on the program with your inputs on what really is consumership all about, what really are the ways that consumers' grievances can be addressed. Thank you so much for joining us on the program. आपके शहर के दुकानदार, कोई स्कूल कॉलेज या फिर कोई कंपनी अगर आपकी आंख में धूल झोंक कर आपको ठग ले तो आपके पास शिकायत और हर्जाने की वसूली का एक ही रास्ता होता है, कंज्यूमर कोर्ट यानी उपभोक्ता अदालत। लेकिन कानूनी तामझाम अगर आपको थका दे तो फिर क्या चारा है। दिल्ली में राज्य उपभोक्ता विभाग निपटारा आयोग ने दिल्ली सरकार को चेतावनी दी है कि वो ऐसे लटके हुए मामलों का जल्द से जल्द निपटाएं और ऐसा नहीं हुआ तो अब हर्जाना उसे भी देना होगा। अभी भी स्टेट कमीशन में पिछले 8 साल से मैं 9 साल से धक्के खा रहा हूं। मैं हर तारीख पे मिस्टर लगन मेरे को मिलते थे, नहीं जी आपने ठीक नहीं किया, केस वापस ले लो। ये दर्द और जीत उन हजारों उपभोक्ताओं की है जो बरसों से अपने मामलों के निपटारे की उम्मीद में अदालतों की खाक छानते रहे हैं। शिवशंकर गुप्ता का 8वीं में पढ़ने वाला बेटा अब इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में है, लेकिन बेटे के स्कूल ने जो नाजायज तरीके से फीस वसूली थी उसके खिलाफ लड़ाई में 9 साल बाद इंसाफ मिला। सत्य में विजयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। आप लड़ते हो, कभी भी झूठ से फरेब से समझौता मत करो। वही मैंने रखा कि मैं ऐसा समझौता नहीं करना इसने यदि जो गलत डॉक्यूमेंट लगा करके सारा केस फाइल किया, 9 साल के अंदर में कम से कम 6-7 दफा तो उसने डेट ली है। दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग ने ऐसे मामलों के बरसों तक लटके रहने के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार माना है। आयोग ने अपने आदेश में साफ कहा है कि उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत मामलों का निपटारा 3 से 5 महीने में हो जाना चाहिए, लेकिन उपभोक्ता अदालतों की कमी से हर जिले में 1000 के करीब मामले बरसों से अटके पड़े हैं। वहीं राज्य आयोग के पास 3000 से ज्यादा मामले 10 से 15 साल तक पुराने हैं। आयोग ने राज्य सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए आदेश दिया है कि अगर और देरी हुई तो सरकार को उपभोक्ताओं को हर्जाना देना होगा। आयोग ने तय किया है कि 1 नवंबर 2006 के बाद दायर होने वाली शिकायतों का निपटारा अगर 1 साल के अंदर नहीं होता तो सरकार को बतौर हर्जाना 10,000 रुपए देने होंगे। उन्होंने एक मैसेज दिया है दिल्ली की सरकार को। वो मैसेज ये है कि आप चेत जाओ, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो कानून है उसको इम्प्लीमेंट करने में एडिक्वेट तैयारी करो, और जो अरेंजमेंट्स करनी है एक्स्ट्रा कोर्ट्स की या कोई दूसरी, वो आपकी जिम्मेदारी है। दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग ने मामलों के निपटारे में देरी के लिए सीधे तौर पर राज्य सरकार को जिम्मेदार माना, लेकिन जब आयोग के इस फैसले के बारे में हमने उपभोक्ता मामलों के मंत्री राजकुमार चौहान से बात करने की कोशिश की तो उनका जवाब था कि उनके पास फिलहाल वक्त नहीं है। जाहिर सी बात है, न तो सरकार के पास कानून लागू कराने का वक्त है और न ही इस बारे में वो बात करना मुनासिब समझती है। राजन सिंह, स्टार न्यूज, दिल्ली। कंज्यूमर अफेयर्स में लोगों की बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस पर एक अलग सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है। इस सब्जेक्ट को बीकॉम ऑनर्स के साथ बीकॉम पास स्टूडेंट्स भी पढ़ सकते हैं। क्या फायदे हैं इस सब्जेक्ट के, बता रहे हैं निशान जैन। वर्तिका दिल्ली यूनिवर्सिटी से एडवर्टाइजिंग और सेल्स में वोकेशनल कोर्स कर रही हैं। फाइनल ईयर में पढ़ रही वर्तिका को जब कॉलेज में शुरू हो रहे कंज्यूमर अफेयर्स के नए सब्जेक्ट के बारे में पता चला तो उन्होंने ये सब्जेक्ट चूज कर लिया।
since I'm a vocational student of advertising and marketing, and this is related to my subject, and it is also a job-oriented course. कमला नेहरू कॉलेज डीयू का पहला ऐसा कॉलेज है जिसमें कंज्यूमर अफेयर्स एक अलग सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जा रहा है। इस कोर्स में स्टूडेंट्स को कंज्यूमर लॉ से लेकर रिड्रेसल सिस्टम तक पढ़ाया जाएगा। कॉलेज का कहना है कि इससे स्टूडेंट्स के लिए जॉब प्रोस्पेक्ट्स भी बेहतर होंगे। अगर एनजीओज को देख लीजिए या कोई इंटरमीडियरीज को देख लीजिए या लॉबीज को देख लीजिए, कंज्यूमर हेल्पलाइन अपने आप में इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन गया है, बहुत कुछ लिख पढ़ सकते हैं बच्चे। और मर्चेंडाइजिंग में देख लीजिए, रिटेलिंग में देख लीजिए, कहीं पे भी मार्केट में देख लीजिए, तो ये तो इट विल बी द फ्यूचर। ये आलू की तरह है कि आप इसको मिक्स कर सकते हैं विद एनी ऑफ द वेजिटेबल, तो वो जो है आपको बेनिफिशियल रहेगा। तो स्टूडेंट्स जो जिन्होंने ऑप्ट भी किया है, ये मार्केटिंग मॉड्यूल के साथ भी बहुत ही बेनिफिशियल है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहले ही एस्ट्रोलॉजी, फॉरेन लैंग्वेज, डिजास्टर मैनेजमेंट, एडवर्टाइजिंग और टूरिज्म जैसे कई तरह के एड ऑन कोर्सेज चल रहे हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स कंज्यूमर अफेयर्स जैसे सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइजेशन का भी सोच सकते हैं। ईशान जैन, आवाज, दिल्ली।